सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक एक्स्ट्रा सीरीज हमने चालू की है जिसमें हम थ्योरी वाइज टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। उसमें कल जो हमारी क्लास थी वो हमारी क्लास थी टोमेटो की, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज जो हमारा पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट है। तो अगर आप आज ही जुड़े हो तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को जाके देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले उस पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद में ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। और अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो आप सेकंड पार्ट को देखेंगे और आज हमारा ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से आसानी से कर सकते हो अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान से सुना है तो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगला टॉपिक। अगला जो हमारा टोमेटो के अंदर जो अगले पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, उसकी कुल क्या है, फैमिली क्या है। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे जो जिसमें लाइकोपीन पिगमेंट कैसे विकसित होता है, किस तापमान पर विकसित होता है। फिर उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ पढ़ी थी, फिर हमने सीड रेट पढ़ी थी। फिर उसके बाद में जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो खरपतवार नियंत्रण पढ़ा था, फिर खाद उर्वरक, फिर उसके बाद में तुड़ाई के लिए कौन कौन सी स्टेज होती है वो पढ़ी थी, फिर उपज पढ़ी थी। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पादप कायिकीय विकार। अब पादप कायिकीय विकार होते क्या है, पहले इनको समझिए, ध्यान से समझना है। देखिए पादप कायिकीय विकार का मतलब क्या होता है। देखिए एक जो पौधा होता है, एक जो पेड़ होता है, उसमें तीन प्रकार से कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीन प्रकार कौन कौन सा है। सबसे पहला जो प्रकार है वो ये है कि उस पादप में या उस पेड़ में या उस पौधे में किसी प्रकार का कोई कीट लग जाए तो उसको नुकसान होगा। फिर उसके बाद में दूसरा है कि उस पादप में किसी प्रकार का कोई रोग लग जाए। रोग जीवाणु से लग सकता है, कवक से लग सकता है, वायरस से लग सकता है, किसी से भी लग सकता है। और जो तीसरी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी के कारण या फिर वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण क्या हो जाता है, जो पौधे के बाह्य लक्षण होते हैं जैसे कि पत्तियों का मुरझाना या फलों का फटना या फिर फूलों का झड़ जाना, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इन समस्याओं को हम पादप कायिकीय विकार या पादप देहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पादप कायिकीय विकार क्या होते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या है। देखिए पादप कायिकीय जो विकार होते हैं, मैंने बता दिया है कि किसी न किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होंगे या फिर वो किससे होंगे, या फिर वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जैसे असमय बरसात होना, असमय वृष्टि होना, ज़रूरत से ज़्यादा बरसात होना या ज़रूरत से कम बरसात होना, या अधिक धूप पड़ना या अधिक तापमान होना या कम तापमान होना, या फिर पाला पड़ना, या फिर असमय बुआई करना या समय से पहले बुआई करना या समय के बाद बुआई करना, या फिर मृदा में कठोर परत का होना। तो ये सभी समस्याएं क्या होती हैं, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती हैं। यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उसके बिल्कुल उल्टा जो परिस्थितियां होती हैं वो प्रतिकूल कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो टमाटर होता है उसमें लगभग 6 प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या पादप कायिकीय विकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि जो टमाटर है वो एक महत्वपूर्ण सब्जी है और बहुत ही नाजुक होता है टमाटर। आप सब लोगों ने देखा है लगभग 2-3 दिन में तो ये सड़ भी जाता है, तो ये नाजुक होता है, इसलिए इसमें जो पादप कायिकीय विकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब देखिए कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है केट फेस। केट फेस वाली समस्या उत्पन्न, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो है केट फेस, फिर है ब्लॉसम एंड रॉट, फिर है फलों का फटना, फिर उसके बाद में है ब्लाची रिपनिंग, फिर उसके बाद में है गोल्डन फ्लेक, और फिर उसके बाद में है सन कोल्ड। मैं सारा का एक एक का एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं कह देता हूं आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, और शेयर नहीं करते हो आप लिंक, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि लिंक को शेयर कर दें। अभी नहीं करना है लिंक को शेयर, अब बाद में करना, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद में करना है। ठीक है, अब देखिए केट फेस क्या होता है। केट फेस का जो समस्या होती है वो असमय बुआई के कारण होती है। यानी कि जब टमाटर का बुआई का समय है तब हमने बुआई नहीं की, और बुआई का जब समय निकल गया और समय के बाद हम बुआई करते हैं, लेट सोइंग के बाद का टाइम,
यानी कि जब हम पछेती बुआई का जो समय होता है उसके भी अगर बाद में हम बुआई करते हैं तो क्या होता है, फिर टमाटर के जो बीज होते हैं उसके अंकुरण का समय भी निकल जाता है, तो उनका जो अंकुरण होता है वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद में पौधों की वृद्धि भी असामान्य होती है, सामान्य वृद्धि नहीं होती है, असामान्य वृद्धि होती है, और उपज भी लगभग असामान्य होती है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर होती नहीं है। तो वो समस्या केट फेस कहलाती है। और उसमें जो टमाटर के फल होते हैं और पौधा होता है वो मतलब असाधारण, मतलब बिल्कुल उनकी जो ग्रोथ होती है वो खराब हो जाती है, इसी को केट फेस कहते हैं। और ये जो समस्या उत्पन्न होती है ये असमय बुआई के कारण हो सकती है। ठीक है, तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि या तो पूछ सकता है वो कि निम्न में से केट फेस कायिक विकार किस फसल से संबंधित है। ठीक है, तो केट फेस कायिक विकार का संबंध अगर आपसे पूछे तो इसका जवाब देना है आपको कि टमाटर की फसल से। अगर वो आपसे पूछे कि निम्न में से केट फेस की समस्या किसके द्वारा उत्पन्न होती है तो इसका जवाब देना है आपको असमय बुआई से। अगर असमय बुआई ऑप्शन में नहीं है तो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण केट फेस की समस्या टमाटर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। यह एक कायिक विकार है टमाटर की फसल का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है ब्लॉसम एंड ड्रॉट, जिसको BER के नाम से भी जानते हैं, ब्लॉसम एंड ड्रॉट। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है, ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण। जब हमारी मिट्टी में, हमारी सोइल में या हमारी मृदा में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम को Ca से इंडिकेट करते हैं, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है, ब्लॉसम एंड ड्रॉट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो टमाटर के फल हैं वो सड़ना चालू हो जाते हैं, समय से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, पकते भी नहीं हैं और कच्ची अवस्था में क्या हो जाते हैं, सड़ना चालू हो जाते हैं, और इसी अवस्था को हम ब्लॉसम एंड ड्रॉट का नाम दिया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ब्लॉसम एंड ड्रॉट का संबंध किससे है। ब्लॉसम एंड ड्रॉट का संबंध जो है मुख्य रूप से टमाटर की फसल से भी है, और एक फसल में और लगता है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय बता दूंगा। ठीक है, तो ब्लॉसम एंड ड्रॉट का संबंध टमाटर की फसल से है। कैल्शियम की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी होने के कारण ये कायिकी विकार या दैहिक विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है फलों का फटना। अब टमाटर के आपने देखा होगा कि जब टमाटर की वृद्धि होती है, ग्रोथ हो जाती है, वो लाल हो जाते हैं, तो लाल होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये समस्या अनार के अंदर भी होती है, और ये समस्या बहुत सारे फल वृक्षों के अंदर होती है, जिसमें से मोस्टली टमाटर और अनार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, देखिए जो बोरोन तत्व होता है उसकी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है, मिट्टी में जब बोरोन तत्व की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, फलों का फटना चालू हो जाता है टमाटर के अंदर और अनार के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि फलों का फटना या टमाटर के फलों का फटना किसके कारण होता है या किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो बोरोन बताना है। अगर आपसे उपचार में पूछा जाता है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ऊपर वाला जो उपचार है उसका उपचार क्या हो जाएगी, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी के लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी में कैल्शियम डालेंगे। अगर केट फेस का पूछे तो उपचार क्या है, तो क्या करेंगे, समय पर बुआई करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे फलों का फटना तो इसका आपको जवाब देना है बोरोन डालेंगे। बोरोन जो आता है वो बोरोक्स पाउडर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, बोरेक्स पाउडर के फॉर्म में आता है, तो हम बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। देखिए ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर बार जेट ICR BHU के एग्जाम में इनमें से 2-3 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछे जाते हैं। तो अगर पूरा आप अटेंड करोगे तो सुपरवाइजर और आपके जितने भी एग्जाम हैं एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव, उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर ये आपने ये वाली, एक तो ये जो 2 क्लास डाल रहा हूँ मैं ये वाली, और एक जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है वो वाली, अगर आपने ये दोनों कंप्लीट कर ली तो मैं 100% कह रहा हूँ लगभग आपके 98% क्लियर हो जाएंगे। 98% टोमेटो का जो टॉपिक है उसके 98% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इसकी टेस्ट सीरीज देखनी है तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। इसके पहले वाली जो क्लास है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, मेरी राय यही रहेगी कि पहले आप फर्स्ट क्लास को, इससे पहले वाली जो थ्योरी वाली क्लास है उसको अटेंड करो, फिर उसके बाद में इस क्लास को अटेंड करो, फिर उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज को पूरा ज्वाइन करोगे। पूरा ज्वाइन करने के बाद में आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने ये सोचा है कि हर एक जो क्रॉप है उसका इसी प्रकार से बनाया जाएगा ताकि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्लाची रिपनिंग। ब्लाची रिपनिंग जो समस्या उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, पोटेशियम की कमी के कारण। जब टमाटर की जो फसल होती है उस मृदा के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसके कारण ब्लाची रिपनिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ब्लाची रिपनिंग का संबंध किससे है, टमाटर की फसल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गोल्डन फ्लेक।
अब गोल्डन प्लेग देखिए, आगे देखिए इसके क्या क्या दिया हुआ है। प्रतिकूल वातावरण की परिस्थिति, देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रतिकूल वातावरण की परिस्थिति। इसको हम कम तापमान भी कह सकते हैं कि कम तापमान के कारण गोल्डन प्लेग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या प्रतिकूल वातावरण की परिस्थिति के कारण गोल्डन प्लेग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर पोटेशियम की कमी के कारण भी क्या हो जाता है, गोल्डन प्लेग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समझ में आ गया। तो गोल्डन प्लेग अगर आपसे पूछा जाए संबंध किससे है, टमाटर की फसल से है, टमाटर के अंदर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस तत्व की कमी से होती है, तो पोटेशियम जवाब देना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे होता है, पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल वातावरण की परिस्थिति के कारण गोल्डन प्लेग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा सन कोल्ड। अब सन कोल्ड क्या होता है, सन का मतलब होता है सूरज, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा होता है वैसे तो, लेकिन कोल्ड का मतलब होता है उसकी अधिकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो सन कोल्ड समस्या उत्पन्न होगी वो प्रकाश की तीव्रता के कारण होगी। जब प्रकाश अधिक पड़ता है, हद से ज़्यादा जब प्रकाश पड़ता है, तो क्या हो जाता है कि जो टमाटर है उसकी जो हरी या लाल कलर की जो उसका छाल होती है वो उसमें विकृत हो जाता है, वो मटमैला धब्बा कलर का हो जाता है। और यही समस्या सन कोल्ड के नाम से जानी जाती है कि सूरज की तीव्रता या सूरज के तीव्र प्रकाश के कारण छाल का जल जाना, और ये जल जाता है, यही समस्या क्या कहलाती है, सन कोल्ड कहलाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया पादप काई के विकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पादप काई के विकार किन किन फसलों में होते हैं, और पादप काई के विकार किस किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो ले सकते हो, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो ठीक है, जिसने ले लिया ठीक है, बाद में ले लेना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा सन कोल्ड। मैंने बता दिया आपको कि सन कोल्ड किससे होता है। अब देखिए एक समस्या और होती है, सन कोल्ड के बाद में एक समस्या और होती है, ये पादप काई की विकार नहीं है कोई, ये एक विशेष प्रकार की समस्या है जो कहाँ पर होती है, नर्सरी के अंदर होती है। पहले इसको समझेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसको समझेंगे। देखिए क्या है, आर्द्रकलन, इसको हम डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। अब देखिए आगे क्या है, यह पौधशाला का सबसे हानिकारक रोग है जो कवक पीथियम एफिनिडर्मेटम से होता है। इस रोग में पौधों का तना गल जाता है और पौधा नीचे गिर जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए ये क्या चीज़ है। देखिए जो आर्द्र गलन होता है या डैम्पिंग ऑफ होता है, उसका एक तो शब्द समझिए, ये क्या दिया गया है, आर्द्र गलन। आर्द्र गलन का मतलब, गलन का मतलब आप सब लोग समझते हो कि किसी का गल जाना या किसी भाग का गल जाना। तो इसमें जो गलने वाला भाग होता है वो भाग होता है तना। पौधे का जो तना होता है वो गलता है। वो किसके कारण गलता है, कब गलता है, कैसे गलता है, अब वो बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो समस्या होगी, ये 95% जो कंडीशन होगी वो कंडीशन ये होगी कि उस समय पौधा कहाँ पर रहेगा, उस समय हमारा पौधा छोटा रहेगा, पौधशाला में उगा हुआ रहेगा या नर्सरी में उगा हुआ रहेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी हम पानी डालते हैं, उसमें इरिगेशन करते हैं, तो इरिगेशन करने के बाद में क्या होता है कि पानी जब उस तने के पास भरा हुआ रह जाता है, तो उस पानी के कारण क्या होता है, पौधे का तना धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है। और ये गलने का जो प्रोसेस होता है, ये कब होता है, ये गलने का प्रोसेस होता है, एक कवक होता है जिसका नाम है पीथियम एफिनिडर्मेटम, उस कवक की उपस्थिति में होता है। और उस कवक की उपस्थिति और पानी की अधिकता के कारण वो तना क्या हो जाता है, धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है। और जैसे ही तना जरूरत से ज़्यादा या अधिक मात्रा में गल जाता है, तो पौधा क्या हो जाता है, पौधा ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, पौधा नीचे गिर जाता है। और यही समस्या आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ के नाम से जानी जाती है। अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो आपका आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ रोग है वो सबसे ज़्यादा किस अवस्था पर लगता है, तो उसका आंसर आपको देना है पौधशाला में लगता है सबसे ज़्यादा या नर्सरी में लगता है। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि जो आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ रोग है वो सबसे अधिक या वो किस जीव के द्वारा लगता है, तो वो ऑप्शन देगा आपको, ए देगा जीवाणु, बी देगा कवक, सी देगा आपको प्रोटोजोआ और डी देगा वायरस। तो फिर उसका आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, उसका आंसर वहां पर हो जाएगा कवक के द्वारा लगता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि जो आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ रोग है वो सबसे ज़्यादा
या सबसे ज़्यादा नहीं पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि जो आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ रोग है वो किसके या किस कवक के द्वारा होता है। तो फिर आपको स्पेसिफिक उस कवक का नाम बताना पड़ेगा और उसका नाम है पीथियम एफिनिडर्मेटम, ठीक है। और फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ रोग पौधे के किस भाग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फिर वो देगा आपको जड़, फिर देगा तना, फिर देगा फूल, फिर देगा पत्ती। तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, तना उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने सारे ही क्वेश्चंस आपके फंडे क्लियर कर दिए हैं। क्यों क्लियर किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक पौधशाला की सबसे खतरनाक वाली बीमारी है ये, और बार बार इससे सवाल पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये टमाटर में ही लगता है, टमाटर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है ये, लेकिन जो दूसरी फसल है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, इसलिए हमको इसको ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में आ गया और आप न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला है हमारा प्रमुख कीट कौन कौन से हैं। अब कीटों के बारे में बात करेंगे। कुछ 4-5 कीट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जो है कीट है हमारा, वो है फल छेदक। अब फल छेदक से आप समझिए, पहले इसको हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। फल छेदक का मतलब है ये कीट क्या कर रहा है, ये कीट उस पौधे पर जो फल लगे हुए हैं उसके अंदर छेद कर रहा है, छेद करके उसके अंदर घुसता है, उसके अंदर घुस के उसके अंदर जितना भी जो गुदा है या जितना भी जो अंदर फल रस है सब कुछ को खा जाता है और उस फल को क्या कर देता है, खोखला कर देता है। तो अब समझ में आ गया होगा, किसी भी फल का फल छेदक अगर कीट आपसे पूछा जाए तो उस फल छेदक कीट का मुख्य काम क्या होगा, वो फल के अंदर छेद करेगा और उसके अंदर घुसेगा और उसके अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को, रस को खा जाएगा और उसको खोखला बना देगा। अब इस कीट का जो नाम है वो नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या नाम है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से इसको जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वहां पर आपको फल छेदक नहीं देगा, वो वहां पर आपको क्या देगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा देगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है और इसको सरल भाषा में फल छेदक के नाम से जानते हैं। अब देखिए यह कीट टमाटर के फलों में छेद करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है, मैंने बता दिया अभी। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना है, मेलाथियान की 50 ईसी, मेलाथियान 50 ईसी नामक एक दवा है जिसका 1.5 ml डालना है 1 लीटर पानी में, ठीक है। 1 लीटर पानी में 1.5 ml डालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखिए हमारा जो भी डाटा होता है, एग्रोनॉमी हो या हॉर्टिकल्चर हो या कोई भी हो, हमारा जो भी डाटा होता है वो डाटा हमेशा 1 हेक्टर में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, अगर आपको बीज दर पूछेगा तो 1 हेक्टर की पूछेगा, अगर आपको उपज पूछेगा तो 1 हेक्टर की पूछेगा, ठीक है। तो ये 1 हेक्टर की पूछेगा। अगर फल वृक्षों की बात की जाए तो उनका डाटा थोड़ा अलग होता है। फल वृक्षों में आपको जब हमेशा वो उपज पूछेगा तो उपज तो वो आपको प्रति पेड़ की ही पूछेगा, लेकिन पौधों की संख्या पूछेगा तो फिर वो आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से पूछेगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा ये बताने का मतलब क्या था, मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर आपके खेत में, टमाटर के खेत में आपके ये फल छेदक कीट है, इसका प्रकोप हो गया है, तो आपको 1 हेक्टर में इसका सॉल्यूशन बनाना है। 1 हेक्टर में इसका क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए आपका जवाब हो जाएगा 1000 लीटर पानी की। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि 1 हेक्टर में किसी भी कीट के या किसी भी रोग के छिड़काव के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 1 हेक्टर के लिए 1000 लीटर हो जाएगा। मैंने बार बार बताया हुआ है कि 1 हेक्टर के लिए 1000 लीटर हो जाएगा, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि 1 हेक्टर में कितना एरिया होता है। 1 हेक्टर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर या 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। एकड़ में पूछे तो 2.47 एकड़ होता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको मेलाथियान का छिड़काव करना है। मेलाथियान एक दवाई है, इसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव फल छेदक को नियंत्रण के लिए करना है। तो आपको मेलाथियान की जो 50 ईसी फॉर्म वाली दवाई है उसका छिड़काव करना है, और 1 लीटर में आपको कितना डालना है, 1.5 ml डालना है। तो अब आपको 1 हेक्टर के लिए 1 हेक्टर के लिए आपको 1000 लीटर पानी दे दिया, तो 1000 को इससे इंटू करना है, 1.5 ml से इंटू करना है। तो टोटल जो दवाई आ जाएगी वो आपके 1 लीटर के समथिंग 1200 ml के समथिंग दवाई आएगी, और ये 1200 ml आपको 10,000 लीटर 1000 लीटर पानी में डालनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए सपोज दैट आपके एक खेत दिया, और उस खेत में क्या है, उस खेत के अंदर आपको फल छेदक का नियंत्रण करना है। अब फल छेदक का नियंत्रण करना है, और उस खेत का जो क्षेत्रफल है वो है 1 हेक्टर, ठीक है। 1 हेक्टर क्षेत्रफल है। अब सबसे पहले तो आपको सब कुछ सामान दे दिए गए हैं, कीटनाशी भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब उसका चुनाव आपको करना है, सोल्यूशन आपको बनाना है। ये प्रैक्टिकल सवाल है, बिल्कुल ये आपकी जिंदगी भर काम आएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है, तो इसको ध्यान से समझना। अब आपको फल छेदक कीट का नियंत्रण करना है, या किसी भी रोग का या कीट का नियंत्रण करना है। अब सबसे पहले तो
आपका कदम क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो पानी की सही मात्रा का चुनाव करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टर के लिए हम कितना पानी लेते हैं, 1000 लीटर पानी लेते हैं। तो आपने 1000 लीटर पानी ले लिया। फिर उसके बाद में जो दवाई दी गई है उसकी 1 लीटर में कितनी मात्रा डालते हैं उसका पता होना चाहिए। तो मेलाथियान को 1 लीटर में कितना डालते हैं, 1.5 ml डालते हैं। अब 1 लीटर में 1.5 ml डाल रहे हैं तो 1000 लीटर में कितना डालेंगे, तो उसको 1000 से इंटू करेंगे तो लगभग जो आपकी दवाई की मात्रा आएगी वो दवाई की मात्रा आएगी लगभग 1200 ml, यानी कि 1 लीटर और 200 ml। ठीक है, समझ में आ गई आपको। तो 1 लीटर और 200 ml के समथिंग आएगी। तो यही मात्रा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो उसको क्या किया है इसने, उसको इसने घुमा के पूछा है। तो अब आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रति हेक्टर जो दवाई की मात्रा होती है उसको निकालते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट भी करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक कीट तो हो गया फल छेदक। अब उसके बाद में दूसरा कीट क्या है, देखिए फल छेदक हो चुका है, उसके बाद में है सफेद मक्खी। अब सफेद मक्खी क्या होती है, ये 2-3 प्रकार के काम करती है। ये क्या करती है, ये खुद भी पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं और ये वायरस और जीवाणुओं को भी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कैसे ले जाती है, ये किसी इन्फेक्टेड पौधे पर बैठती है, वहां पर क्या होता है वो पहले से संक्रमित होता है किसी रोग के द्वारा और वहां पर बैठती है और वहां पर इसके पैरों पर क्या हो जाता है, वायरस चिपक जाता है या जीवाणु चिपक जाता है या जिस भी रोग से वो ग्रसित हैं उसके जो रोग कारक हैं वो इसके पैर पर चिपक जाते हैं। फिर ये स्वस्थ पौधे पर बैठती है जबकि इसको कुछ पता नहीं होता, स्वस्थ पौधे पर बैठती है और वहां उन रोग कारक को क्या कर देती है, वहां पर भी फैला देती है। ठीक है, तो विशेष रूप से लीफ कर्ल जो होता है उसका वायरस का प्रसार करती है ये। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा आपसे कि सफेद मक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। एक सवाल तो यही बनता है कि सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बेमेसिया टेबेसाई इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, पौधों के मुलायम भागों से रस चूस लेती है और साथ ही साथ क्या करती है, वायरस का भी संक्रमण करती है। कभी कभी ये एफिड को भी ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये एफिड को कभी नहीं फैलाती है, ये वायरस को ही फैलाती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये क्या करेगी, ये हमेशा वायरस को ही वायरस का संक्रमण करेगी, वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी और इसके अलावा खुद भी क्या करेगी, पौधों के मुलायम जो भाग हैं वहां पर से क्या करेगी, मुलायम भागों से रस चूसेगी और उसको नुकसान पहुंचाएगी। अब इसका भी अगर आपको नियंत्रण करना है तो वापस से वो की वही दवाई डालनी है आपको। कौन सी दवाई डालोगे, मेलाथियान 50 EC 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया गया है, मैंने अभी बताया था 1 हेक्टर में कीटनाशी के छिड़काव के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 1 हेक्टर में कीटनाशी के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आप इसको आसानी से रिवाइज कर सको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए अब जो है नेक्स्ट है वो हमारे रोग बचे हैं। ठीक है, उसके बाद में लगभग ये जो क्रॉप है हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। रोग बचे हैं तो इनको भी ध्यान से देखना है, सारा फंडा हमें क्लियर करना है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाओ और पहले फर्स्ट पार्ट अटेंड करो, फिर उसके बाद में ये सेकंड पार्ट अटेंड करो, फिर उसके बाद में इसकी टेस्ट सीरीज भी है जिसमें इसके मैंने 50 क्वेश्चन जो हैं वो बनाए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव है और वो क्वेश्चन यहीं से उठाए हुए हैं ताकि आपका जो मैंगो वाला टॉपिक है वो एक ही बार में क्लियर हो, आपका जो टोमेटो वाला क्लियर है टॉपिक है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए और बाद में आपको आगे भविष्य में आने वाले एग्जाम के लिए इधर उधर की बुक्स को टटोलना ना पड़े। फंडा आपको एक साथ क्लियर करना है। अगर आपको किसी एग्जाम को अच्छे तरीके से फाइट करना है तो इसके लिए आपकी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। रोग कौन कौन से लगते हैं, पहले मैं रोगों के बारे में आपको बता देता हूं कि टमाटर देखिए, एक मैंने फिर पहले भी बताया था कि एक सॉफ्ट फ्रूट होता है तो इसमें रोग और कीट क्या होते हैं, ज़्यादा लगते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, पछेती अंगमारी रोग है जिसको लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं और अगेती अंगमारी है तो अगेती का मतलब क्या होता है, अर्ली होता है तो इसको अर्ली ब्लाइट के नाम से जानते हैं। टमाटर का पर्ण कुंचन, अब पर्ण का मतलब क्या होता है, पत्ती होता है, कुंचन का मतलब क्या होता है, करली यानी घुमावदार, तो पत्तियां इसमें क्या हो जाती है, इसको लीफ कर्ल के नाम से जाना जाता है, पत्तियां इसमें घूम जाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है टमाटर का म्लानी रोग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है टमाटर का मोजेक रोग, फिर उसके बाद में है टमाटर का चित्तीदार म्लानी रोग। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताऊंगा किसमें किसमें कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहला है हमारा पछेती अंगमारी
रोग, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कवक, ये कवक जनित रोग है। तो सबसे पहले तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका उसका यही होगा कि जो पछेती अंगमारी रोग है, पछेती अंगमारी या लेट ब्लाइट रोग है, वो किसके द्वारा होता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या वायरस के द्वारा होता है। तो वहां पर उसका जवाब क्या हो जाएगा? वहां पर जवाब हो जाएगा आपका कवक के द्वारा। फिर अगर वो आपका स्पेसिफिक नाम ही पूछ ले तो उसका जवाब आपको देना है फाइटोप्टेरा इम्पेस्टेंस। क्या देना है? फाइटोप्टेरा इम्पेस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही आप अगला पढ़ते हो, अगेती अंगमारी, जिसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये भी कवक के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होता है? यहाँ पर कंफ्यूजन ऐसे होता है, आप दोनों याद तो कर लेते हो, लेट ब्लाइट का फाइटोप्टेरा इम्पेस्टेंस और अर्ली ब्लाइट का अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आप ये सोचते हो कि लेट ब्लाइट का शायद फाइटोप्टेरा है और अर्ली ब्लाइट का शायद अल्टरनेरिया है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सारा का सारा बता देता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो दिया गया है पछेती अंगमारी, जिसको बोलते हैं फाइटोप्टेरा इम्पेस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है नीचे अगेती अंगमारी, ये किससे है? ये है अल्टरनेरिया सोलेनाई से। अब आपको अगर अर्ली की स्पेलिंग लिखने के लिए बोला जाए तो अर्ली की स्पेलिंग आप किससे लिखोगे? अर्ली की स्पेलिंग आप लिखोगे ई से लिखोगे, लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में पहला वर्ड क्या है? ए है, और इधर पहला वर्ड क्या है? अल्टरनेरिया में ए है। तो ए और ए को याद रखना, ए के साथ हमेशा ए का जोड़ बनाना है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ए के साथ ए का जोड़ बनाना है तो आप कभी नहीं भूलोगे कि अर्ली में हमेशा अल्टरनेरिया आएगा, ठीक है। अर्ली में अल्टरनेरिया आएगा। अगर आपको अर्ली याद नहीं रहता है तो आप अगेती याद रख लो, ठीक है। अगेती में भी ए आ रहा है, अर्ली में भी ए आ रहा है और अल्टरनेरिया में भी ए आ रहा है। इसका मतलब ए से ए का जोड़ा बनेगा और अगेती में क्या आएगा? अल्टरनेरिया सोलेनाई आएगा। अब देखिए, ऐसे का ऐसा ही इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, आपको अगर बोला जाए कि पछेती की स्पेलिंग लिखो, पछेती की स्पेलिंग लिखो तो पी से लिखोगे, और फाइटोप्टेरा की स्पेलिंग लिखो तो वो एफ से होती है, लेकिन अपन पी एच से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करके, कनेक्टिंग वर्ड्स के द्वारा आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल आसानी से फनी सी ट्रिक बनाओ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा मुख्य मकसद ये है, हमारा मेन मकसद ये है कि बस हमें याद हो जाना चाहिए, चाहे वो ट्रिक फनी हो या चाहे ट्रिक वो कैसी भी हो, लेकिन हमें याद हो जाना चाहिए। और आपके दैनिक जीवन में जो घटने वाली घटनाएं होती है, उन घटनाओं को संबंध बनाकर, स्टडी से संबंध बनाकर, स्टडी से कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करो। मेरा ये विश्वास है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जब हम जितनी फनी ट्रिक बनाते हैं और जितने अपने दैनिक जीवन में उसको उतार कर याद करने की कोशिश करते हैं, वो जल्दी याद होती है और बिल्कुल फिक्स हो जाती है मेमोरी में, कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा टमाटर का पर्ण कुंचन। अब पर्ण का मतलब होता है लीफ और कुंचन का मतलब होता है कर्ल। आपने सुना होगा किसी के कर्ली हेयर है। कर्ली हेयर का मतलब क्या होता है? घुमावदार बाल जो होते हैं, घुंघरालू बाल जो होते हैं, उसको हम कर्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग पूछा जाए तो टमाटर का पर्ण कुंचन का मतलब क्या है? पत्तियां क्या हो जाती हैं? पत्तियां घूम जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रोग होता है ये विषाणु के द्वारा होता है और इसको फैलाने का काम कौन करती है? सफेद मक्खी करती है। तो अब सवाल दो प्रकार से पूछेगा वो आपसे। पहले तो पूछेगा कि जो लीफ कर्ल रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर वो आपसे ये पूछे कि लीफ कर्ल रोग किससे होता है, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो, चाहे आपकी भिंडी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, कोई सी भी हो, तो हमेशा जो लीफ कर्ल होगा वो वायरस के द्वारा ही होगा। लगभग 90% किसके द्वारा होगा? 90% आपका किसके द्वारा होगा? हमेशा वायरस के द्वारा ही होगा। समझ में आ गया आपको? हमेशा वायरस के द्वारा ही होगा। और वायरस को फैलाने का काम जो करती है वो कौन करती है? वो करती है सफ़ेद मक्खी। कौन करती है? सफ़ेद मक्खी उसको करती है, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको थोड़ा डीपली समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इन सभी को ध्यान से देखना है ताकि आपके क्या हो सके, आगे जो भी आपके एग्जाम आए उसमें आपके सारे के सारे फंडे क्लियर रहे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्या है, अगर आपको पूछ ले कि जो मिर्च है, मिर्च में लीफ कर्ल रोग कैसे होता है, तो मिर्च के अंदर भी क्या होगा? लीफ कर्ल रोग जो होगा वो वायरस के द्वारा होगा। जब हम मिर्च पढ़ेंगे तो हम उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फंडा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है टमाटर का अम्लानी रोग। टमाटर का अम्लानी रोग अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा होता है तो जीवाणु बताना है कि जीवाणु के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जीवाणु का नाम क्या है तो जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? रोलस्टोनिया सोलेनोसीरम। क्या हो जाएगा? रोलस्टोनिया सोलेनोसीरम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर का मोजेक रोग।
टमाटर का मोजेक रोग अगर आपसे पूछ ले तो उसका जवाब क्या दोगे आप? टमाटर का मोजेक रोग अगर आपसे पूछ ले तो उसका जवाब क्या दोगे आप? देखिए मोजेक रोग का मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो मोजेक रोग होगा वो हमेशा एक ही उससे होगा, किससे होगा? वायरस से होगा। मैंने बताया हुआ है कि वायरस की जो खोज हुई थी वो भी मोजेक रोग के द्वारा ही हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? मोजेक रोग के द्वारा हुई थी। जब उन्होंने वायरस को खोजा था, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस को खोजा था, तो उन्होंने खोजते ही उनका नाम वायरस नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि ये एक इन्फेक्टेड फ्लूइड है या एक संक्रमित तरल पदार्थ है। फिर बाद में और रिसर्च हुआ और रिसर्च के बाद में एक नया जीव निकल के आया जो सबसे छोटा था और इसको विषाणु या वायरस नाम दिया गया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछ ले किसी भी क्रॉप के अंदर मोजेक रोग किससे होता है, तो आपको सीधा जवाब देना है वायरस या विषाणु के द्वारा होता है और उस विषाणु को फैलाने का कार्य एफिड करता है। तो देखिए विषाणु जो फैलता है वो एक तो एफिड के द्वारा फैलता है और एक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये फंडा आपको क्लियर रखना है, हमेशा सफेद मक्खी और एफिड पे ही जवाब देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब लास्ट है टमाटर का चित्तीदार पीला टमाटर का चित्तीदार म्लानी रोग। तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? ये आपका विषाणु जनित रोग है और इसको कौन फैलाता है? इसको थ्रिप्स फैलाता है। इसको कौन फैलाता है? थ्रिप्स फैलाता है। तो ये आपसे वो जानबूझकर पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मोस्टली जो वायरस का फैलाव होता है वो एफिड और सफेद मक्खी के द्वारा होता है। तो इसमें भी वो पूछेगा और आप अगर तुक्का लगाओगे और सफेद मक्खी करोगे या एफिड करोगे तो वहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए टमाटर का चित्तीदार म्लानी जो होता है वो किसके द्वारा होता है? थ्रिप्स के द्वारा होता है और उस जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है और उस विषाणु को फैलाने का कार्य थ्रिप्स करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये पूरी क्रॉप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल आपका जवाब दूंगा और एक राय दूंगा आपको, बहुत अच्छी है। सबसे पहले आपको, अगर इस क्लास को आपने पहली बार अटेंड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार अटेंड किया है तो आप इस क्लास को अटेंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाओ और फर्स्ट पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद वापस से सेकंड पार्ट को देखो, फिर आपका बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक इसके अंदर दिया गया है। तो पहले टेस्ट सीरीज मत करना, पहले दोनों पार्ट देखो, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मेरा ये विश्वास है 99% अगर ये दोनों आपने काम कर लिए तो आपको टमाटर के आगामी जितने भी सवाल, जितने भी एग्जाम है उसमें टमाटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, कल फिर क्लास होगी इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।